हेलो फ्रेंड्स, टीम समरहिल सीटेट क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हमारा सीटेट एक्सप्रेस सीरीज आ रहा है, उसी कड़ी में आज का ये सीटेट एक्सप्रेस का चौथा सीरीज आप लोगों के सामने है, जिसमें हम लोग अध्याय 6 एवं 7 के शॉर्ट नोट्स के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास की ओर। देखेंगे कि अध्याय 6 से, जिसका शीर्षक है बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, और इस अध्याय के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं वो आपके सामने हैं। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि बाल केंद्रित शिक्षा का तात्पर्य क्या है। तो बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ होता है जिसके केंद्र में बालक हो, अर्थात बालकों को केंद्र में रख करके जो शिक्षा योजना बनाई जाती है उसे बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताएं क्या होती हैं? इसमें सबसे पहले बालकों को समझना होता है। हमारे क्लास में जो भी बालक होते हैं वो अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं। समावेशी कक्षा के अंतर्गत सामान्य बालकों के साथ साथ असामान्य बालक, विशेष आवश्यकता वाले बालक, ये सभी बालक मौजूद होते हैं। ऐसी परिस्थिति में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है बालकों को समझना। दूसरी विशेषता है शिक्षण विधि गतिविधि आधारित होती है। इसमें कुछ गतिविधियों को शामिल करके बच्चों को अवधारणाओं को स्पष्ट किया जाता है। शिक्षक की भूमिका एक मार्गदर्शक, सुगमकर्ता एवं सलाहकार की होती है। मूल्यांकन के लिए CCE का प्रयोग होता है। CCE का तात्पर्य कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, अर्थात सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। पाठ्यक्रम का निर्माण व्यक्तिगत विभिन्नताओं, प्रेरणाओं, मूल्यों एवं सीखने के सिद्धांतों के मनोवैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर तैयार किए जाते हैं। अगले बिंदुओं की ओर बढ़ते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित प्रमुख शिक्षा प्रणालियां हैं। समरहिल ये बाल केंद्रित स्कूल है, इसके संस्थापक AS नील हैं और यह स्कूल इंग्लैंड में है। दूसरा है किंडरगार्टन, जो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। इसके जनक फ्रेडरिक फ्रोबेल थे, जर्मनी के रहने वाले थे, और इनका केजी जो है स्कूल किंडरगार्टन, LKG UKG की अवधारणा इन्होंने ही दी। उसके बाद प्रोजेक्ट विधि है। प्रोजेक्ट विधि के जनक किलपैट्रिक को कहा जाता है, ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। उसके बाद डाल्टन विधि, इसके जनक कुमारी हेलेन पार्कहर्स्ट हैं, ये अमेरिका की थी। उसके बाद पेस्थोलॉजी विधि, इसके जनक जॉन हेनरिक पेस्थोलॉजी हैं, जो कि स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। बाल केंद्रित शिक्षण के सिद्धांत क्या क्या हैं? तो बाल केंद्रित शिक्षण के प्रमुख सिद्धांतों में है प्रेरणा का सिद्धांत, व्यक्तिगत अभिरुचि का सिद्धांत, लोकतांत्रिक सिद्धांत, सर्वांगीण विकास का सिद्धांत और चयन का सिद्धांत। प्रगतिशील शिक्षा, अब आते हैं प्रगतिशील शिक्षा के ऊपर। तो प्रगतिशील शिक्षा क्या है? तो प्रगतिशील शिक्षा जटिल पारंपरिक शिक्षा प्रणाली है। इस शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे परियोजना विधि, समस्या विधि तथा क्रियाकलाप विधि इत्यादि। जॉन डेवी को प्रगतिशील शिक्षा का पिता कहा जाता है। और प्रगतिशील शिक्षा के प्रकार की बात करें तो इसमें सबसे प्रमुख है मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली, जिसकी जनक मारिया मोंटेसरी हैं। मानवतावादी शिक्षा प्रणाली और संरचनावादी शिक्षा प्रणाली भी प्रगतिशील शिक्षा के ही प्रकार हैं। भारत में प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण किस प्रकार से किया गया है, इसको एक बार समझ लेते हैं। सार्वभौमिकरण का अर्थ होता है सभी के लिए उपलब्ध कराना, शिक्षा सभी के लिए, है ना। भारत में शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए कक्षा 1 से 8 तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। RTE एक्ट लागू किया गया। इसके साथ ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, न्यूनतम शिक्षा स्तर, मध्याह्न भोजन योजना, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, प्राथमिक शिक्षा कोष इत्यादि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से संबंधित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया गया। बढ़ते अगले अध्याय की ओर। 7वां अध्याय देखेंगे, बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि का है। इसमें समझेंगे कि बुद्धि क्या है। बुद्धि शब्द का जो सबसे
बुद्धि शब्द का प्रयोग जो होता है वो सामान्य रूप से प्रज्ञा, प्रतिभा, ज्ञान एवं समझ इत्यादि के अर्थों में किया जाता है। बुद्धि से हम क्या समझते हैं? किसी भी बालक के अंदर उसकी जो प्रतिभा होती है, चीज़ों को समझने की क्षमता होती है और याद किए गए चीज़ों को किस प्रकार से क्रियान्वित करना है, इसकी समझ अगर हो तो हम कहते हैं कि बालक बुद्धिमान है। बुद्धि वह शक्ति होती है जो हमें समस्याओं का समाधान करने एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। बुद्धि क्या है? तो बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। बुद्धि के 3 पक्ष होते हैं, इसको ध्यान रखेंगे, कार्यात्मक, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक। ये बुद्धि के 3 पक्ष हैं, कार्यात्मक, संरचनात्मक और क्रियात्मक। बुद्धि को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में रखा गया है, सामाजिक बुद्धि, स्थूल एवं अमूर्त बुद्धि। और एक नोट पॉइंट यहाँ नीचे दिया हुआ है कि बुद्धि पर दी गई विभिन्न विद्वानों की परिभाषाएं यदि आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट से जाकर के डिटेल क्लास को देखें। बुद्धि के सिद्धांत बहुत प्रकार के हैं और इनमें से जो प्रमुख सिद्धांत हैं उसकी चर्चा यहाँ की गई है, बहुत ही संक्षेप में, शॉर्ट में और बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहला सिद्धांत एक कारक सिद्धांत है। एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक अल्फ्रेड बीने थे। इनके अनुसार बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है। उसके बाद द्विकारक सिद्धांत है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन है। इनके अनुसार बुद्धि में 2 कारक होते हैं, सामान्य मानसिक योग्यता एवं विशिष्ट मानसिक योग्यता। इसके बाद है बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक सिद्धांत को थॉर्नडाइक ने दिया था और थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। अगला सिद्धांत है प्रतिदर्श सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन थॉमसन ने किया, याद रखेंगे। और इसे याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक भी तैयार किया है जो आपको आगे देखेगा। इसके अनुसार बुद्धि कई स्वतंत्र तत्वों से बनी होती है। कोई विशिष्ट परीक्षण या विद्यालय संबंधी क्रिया में इनमें से कुछ तत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। अगला है समूह तत्व सिद्धांत। समूह तत्व सिद्धांत का प्रतिपादन थर्स्टन ने किया और इनका कहना था कि वे तत्व जो प्रतिभात्मक योग्यताओं में तो सामान्य नहीं होते परंतु कई क्रियाओं में सामान्य होते हैं, उन्हें समूह तत्व की संज्ञा दी गई। अगला सिद्धांत है त्रिआयामी सिद्धांत। त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड महोदय ने दिया था। गिलफोर्ड एवं उनके सहयोगियों ने अपने अध्ययन एवं प्रयासों के द्वारा यह प्रतिपादित करने की कोशिश की कि हमारी किसी भी मानसिक प्रक्रिया अथवा बौद्धिक कार्य को 3 आधारभूत आयामों, संक्रिया, सूचना सामग्री या विषय वस्तु तथा उत्पादन में विभाजित किया गया है। वहीं अगला सिद्धांत की चर्चा करें तो हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के 8 प्रकार बतलाए: भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, सांगीतिक बुद्धि, अंतः पारस्परिक बुद्धि, अंतः वैयक्तिक बुद्धि और नैसर्गिक या प्राकृतिक बुद्धि। ये कुल 8 प्रकार के बुद्धि हार्वर्ड गार्डनर ने अपने बहुबुद्धि के सिद्धांत में दिए। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक आर.वी. कैटल हैं। तरल बुद्धि का तात्पर्य वंशानुक्रम कार्यकुशलता की दिव्य विशेषता होती है। ठीक है, वंशानुक्रम कहने का तात्पर्य हुआ कि जो हम अपने पूर्वजों से ग्रहण करते हैं, ठीक है, तो वो तरल बुद्धि कहलाती है। और ठोस बुद्धि जो हम अपने अनुभव, अधिगम तथा वातावरण संबंधी कारकों से ग्रहण करते हैं। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक आर.वी. कैटल थे। अब इन सिद्धांतों को याद रखने के लिए मैंने एक पंक्ति को तैयार किया है, इसे देखेंगे आपको अच्छा लगेगा। पंक्ति इस प्रकार से है: एक बीने और 2 भाले लेकर, एक बीने और 2 भाले लेकर बहुत से लोग गद्दी की ओर बढ़े। तभी प्रतिदर्श ने उन्हें थाम लिया और समूह को थर्स्टन के हवाले कर दिया। उसने लोगों को त्रिआयामी फोर्ड में कैद कर
तरल ठोस बुद्धि वाले कैटल के सामने पेश किया, जहां उन्हें बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार माली का काम सौंपा गया। अब इस पंक्ति में देखेंगे कि सभी सिद्धांत और उसके प्रतिपादक के नाम छुपे हुए हैं। सबसे पहला एक बीने, अर्थात एक से हो गया एक कारक सिद्धांत, बीने से अल्फ्रेड बीने। दो भाले, दो का अर्थ हो गया द्विकारक सिद्धांत, और भाले, भाला को अंग्रेजी में स्पीयर कहते हैं, तो स्पीयर में हो गए। बहुत से में बहुकारक सिद्धांत का तात्पर्य हुआ। और गद्दी, गद्दी को अंग्रेजी में थॉर्न कहते हैं, तो बहुत से लोग गद्दी की ओर बढ़े, यानी कि थॉर्नडाइक, तो बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक हो गए। तभी प्रतिदर्श ने उन्हें थाम लिया, प्रतिदर्श सिद्धांत थॉमसन थाम लिया। समूह को थर्स्टन के हवाले कर दिया, समूह तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक थर्स्टन। क्लियर। उसने लोगों को त्रिआयामी फोर्ड, यहाँ पे तो दोनों स्पष्ट हैं, त्रिआयामी सिद्धांत के प्रतिपादक गिलफोर्ड, कैद करके तरल ठोस बुद्धि वाले, तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत कैटल, आरबी कैटल, इनके सामने पेश किया, जहां उन्हें बहुबुद्धि सिद्धांत, और बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन, तो गार्डनर, अंग्रेजी में गार्डनर और हिंदी में बोले तो माली। ठीक है, तो इस प्रकार से बुद्धि के सिद्धांतों के नाम और उनके प्रतिपादकों के नाम याद रखने के लिए आप इस पंक्ति को एक दो बार लिखें, और काफ़ी इंटरेस्टिंग पंक्ति है, आपको बहुत हेल्प करेगी। मानसिक आयु एवं बुद्धि परीक्षण, अगला पॉइंट देखेंगे, मानसिक आयु एवं बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण होता क्या है, सबसे पहले इस चीज़ को समझेंगे। तो बुद्धि परीक्षण के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व की विशेषताओं का पता लगाया जाता है। ठीक है, कि व्यक्ति के अंदर बुद्धि किस कैटेगरी में है, और बुद्धि के अलग अलग वितरण बनाए गए, और उस वितरण के अनुसार बालकों की एक श्रेणियां तैयार की गई कि किस श्रेणी में बच्चे आते हैं। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के प्रमाणिक मापन की विधियों की खोज की। सबसे पहले जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम वुंट ने 1879 ईस्वी में बुद्धि मापन के लिए मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। सर्वप्रथम विलियम अस्टर ने बुद्धि के मापन के लिए बुद्धि लब्धि अर्थात आईक्यू के प्रयोग का सुझाव दिया। ये एग्जाम में भी आ रखा है कि सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का प्रतिपादन किसने किया, तो सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि अस्टर ने दिया। अस्टर ने ही इसकी अवधारणा प्रस्तुत की। ठीक है, आईक्यू इंटेलिजेंस कोसेंट की अवधारणा विलियम अस्टर ने प्रस्तुत की। लेकिन बुद्धि लब्धि का जो सूत्र हम लोग जानते हैं, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, इस सूत्र को टर्मन ने दिया था। इसे याद रखेंगे कि टर्मन ने सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। और बुद्धि लब्धि के ऊपर भी सवाल पूछे जाते हैं सीटेट के एग्जामिनेशन में, आपको इसके ऊपर भी दे दिया जा सकता है कि एक 12 वर्ष के मानसिक आयु वाले और 12 वर्ष के मानसिक आयु वाले बच्चे की आईक्यू दे दी जाएगी, मान लीजिए 120 दे दिया, और पूछा जाए कि उसकी वास्तविक आयु क्या है, तो वहाँ आप लोगों को इसी सूत्र के सहारे उसका आंसर देना होगा। अगला पॉइंट हमारा है बुद्धि लब्धि के आधार पर वर्गीकरण। इससे भी कुछ प्रश्न, एक प्रश्न पूछे जाते हैं, अमूमन एक प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस श्रेणी में किस प्रकार के बच्चों की श्रेणियां आती हैं। जैसे मान लिया जाए कि पूछ दिया जाए सवाल में कि बुद्धि लब्धि 90 से 109 के बीच के बच्चे होंगे किस प्रकार की बुद्धि के, तो 90 से 109 के बीच सामान्य बुद्धि वाले प्रकार के बच्चे होंगे। तो इस प्रकार से ध्यान रखेंगे, इस श्रेणी को आप नोट कर लेंगे। 130 आईक्यू, 130 से ऊपर की आईक्यू अति श्रेष्ठ होती है। 120 से 129 श्रेष्ठ बुद्धि,
110 से 119 उच्च सामान्य बुद्धि, 90 से 109 सामान्य बुद्धि, 80 से 89 मंद बुद्धि, 70 से 79 क्षीण बुद्धि और 69 से कम निश्चित क्षीण बुद्धि या जड़ बुद्धि की श्रेणी में आती है। तो फ्रेंड्स, आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। मिलते फिर से अगले क्लास में, बने रहिए हमारे साथ। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी सीटेट की तैयारी अच्छी हो, इन्हीं कामनाओं के साथ मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। गुड बाय।